सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स, द टॉप मोस्ट, है ना, द टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट। अगर हम कहें कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, भारत में सबसे ऊपर कोर्ट में अगर कौन है तो आपका जवाब हमेशा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे देश में जुडिशरी, देखिए गवर्नमेंट के 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, जिसको हम लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट कराता है, और तीसरा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो फैसला सुनाता है। 3 बता दिया, 3 ऑर्गन्स बताया, ठीक है। बात कर रहे हैं जुडिशरी की, तो हमारे देश में जुडिशरी में सबसे टॉप में आती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब जुडिशरी क्या करती है? देश का कानून, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करती है। उसकी जिम्मेदारी है कि देश को कानून के हिसाब से चलाया जाए, मतलब द कंट्री शुड बी गवर्न्ड एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। जो देश का संविधान कहता है, जो देश का कानून कहता है, वही देश में होना चाहिए। किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं चलेगी, चलेगा तो देश में देश का कानून चलेगा। यह करता है कौन? यह करता है जुडिशरी। जुडिशरी की यही जिम्मेदारी है। क्या करना है? लोगों के राइट्स की रक्षा करना है। अगर कहीं डिस्प्यूट्स हो रहा है तो उस डिस्प्यूट्स को कानून के हिसाब से सॉल्व करना है। एंड सबसे लास्ट, देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल। देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप बचाए रखना है। तो हमारे देश की जो जुडिशियल सिस्टम है उसे कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या बोलते हैं इसको? कई बार सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये डायग्राम। हमारे देश में जुडिशरी कैसी है? टॉप पर, देखिए सबसे ऊपर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट्स। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट देश में, पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में सबसे ऊपर है। उसके नीचे क्या है? स्टेट्स में कौन है सबसे बड़ी कोर्ट? स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? तो हाई कोर्ट। और हर शहर में कोर्ट है, हर शहर में कोर्ट है। हम इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहां है? हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में तुम रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में तुम रहते हो, जैसे मैं रहता हूं वाराणसी में, तो वाराणसी के पास भी अपनी कोर्ट है। हाँ, इसको कचहरी, हमारे यहाँ तो उसको कचहरी, हिंदी वर्ड है कचहरी, कोर्ट मतलब कचहरी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे, हर डिस्ट्रिक्ट में ये होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश में क्या किया गया है? जुडिशरी को 3 लेवल्स में जुडिशरी को 3 लेवल में बांटा गया है। जुडिशरी के 3 लेवल हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? इसकी हेड बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट इसका हेड है और वही इस पूरे को कंट्रोल और इसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। सारे देश का सिविल और क्रिमिनल सिस्टम, पूरे देश का सिविल और क्रिमिनल सिस्टम कौन ऑपरेट कर रहा है? एक सिंगल जुडिशरी ऑपरेट कर रही है। ध्यान दीजिएगा। तो अब देश में सिंगल जुडिशरी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में, भारत में क्या है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करनी है। कितने फंडामेंटल राइट्स हम लोग को मिले हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजंस हैव गॉट? कितने फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं? आपको बताना है, संख्या बतानी है, नंबर बताना है, बस नाम नहीं बताना है। बताओ हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ये फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसके बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर ये राइट्स हमसे छीन लिए जाएं, ये राइट्स हमारे छीन लिए जाएं, तो हमारा जीवन दुर्गम या मुश्किल हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स हमें कौन दे रहा है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कहां लिखा है ये फंडामेंटल राइट्स? हमारे संविधान में लिखा है। याद करिए, कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, याद है? तो एज पर द ओल्ड रिकॉर्ड्स 6 है, एज पर द ओल्ड रिकॉर्ड्स 6 ही है। नया एजुकेशन वाला रिकॉर्ड जोड़ दिया गया है, नया एजुकेशन वाला जोड़ दिया गया है, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एज पर द ओल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अब आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स को बचाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। और क्या करना है? हमारा देश एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि दोनों को क्या माना गया है? सुप्रीम माना गया है। जो पावर स्टेट के पास है वो सेंट्रल अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए, ताकि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा ना हो, और हो तो उसको सॉल्व कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाई गई है। हमारा भारत जो है ना, विविधता का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मदद करता है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप मोस्ट जज होते हैं उसे कहते हैं चीफ जस्टिस। द टॉप मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन है? सुप्रीम कोर्ट का टॉप मोस्ट जज, ठीक है। जो, क्योंकि एक जज अकेले नहीं चलाता है। देखिए ध्यान से, ये रहा सेटअप, ये है सेटअप, देखिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज चलते हैं, देखिए इसमें सेंटर में एक जज बैठता है, यहां पर एकदम सेंटर में जज बैठता है। यहां कटघरा बना होता है, कटघरा यू पीपल नो ना, ये बॉक्स टाइप का बना होता है। यहां पर अपराधी लोग खड़े होते हैं, यहां पर विक्टिम्स खड़े होते हैं, यहां पे क्रिमिनल्स खड़े होते हैं, क्रिमिनल एंड विक्टिम्स यहां पे खड़े होते हैं, है ना। देखा ही होगा, फिल्मों में तो देखा ही होगा। यहां पर बैठे होते हैं मेंबर ऑफ ज्यूरी, यहां पर बैठते हैं मेंबर ऑफ ज्यूरी। समझ में आया? ये कितने होते हैं हमारे देश में? नॉट मोर देन 33। कितना मैक्सिमम बनाया गया है? नॉट मोर देन 33। चीफ जस्टिस कहां बैठते हैं? यहां पर। चीफ जस्टिस सबसे ऊपर बैठते हैं, चीफ जस्टिस सबसे ऊपर बैठते हैं और ये नीचे बैठते हैं, ठीक है। यहां बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस बनाते कैसे हैं? किसको बनाते हैं? किसी को बनाते हैं चीफ जस्टिस? नहीं, इसका भी एक नियम है। पहली बात है कि चीफ जस्टिस कहां का है? मैंने कहा सबसे बड़ी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का है। और बाकी मेंबर्स मैंने कहा कितने हैं? मैक्सिमम नंबर कितने? 33। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 33, जो मेंबर ऑफ जूरी कहलाते हैं। क्या ये नंबर फिक्स है? हाँ, ये नंबर चेंज हो सकता है, पर पार्लियामेंट के डिसीजन के बाद पार्लियामेंट इस नंबर को चेंज कर सकती है। तो ये चीफ जस्टिस आता कैसे है? तो मैंने कहा चीफ जस्टिस के लिए जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ध्यान सुनिएगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस बनाने का क्या नियम है? जो जजों में भी सबसे सीनियर जज है, सबसे उम्रदराज है, याद रखिएगा, एज इज इंपॉर्टेंट, सीनियर मोस्ट जज को बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिए। अच्छा, अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या तरीका है? अगर आप जज बनना चाहते हैं, हाँ, अगर तुम्हारी भी इच्छा है, क्या तुम में से कोई बनना चाहता है जज?
क्या तुम में से कोई जज बनना चाहता है? बड़े सम्मान की पद होता है जज। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पूछ रहा मुझसे, तो तुम लोगों को क्लैट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या? क्लैट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा। लीगल सर्विसेज नाम का एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लैट में लीगल सर्विसेज नाम का पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और लॉ कॉलेज में ज्वाइन, क्या लॉ कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलएलबी नाम का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट? एलएलबी। एलएलबी कितने साल का सब्जेक्ट होता है? एलएलबी होता है 4 साल का सब्जेक्ट, जिसमें 4 साल तक आपको इसकी पढ़ाई करनी होती है। इसके ऊपर भी करना चाहो तो आप एलएलएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बन सकते हो, इस सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए जज बनने की तो आइए, हाँ पहले तो तुम्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, तुम तो हो ही। दूसरा, तुम्हें 5 साल एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट काम करना पड़ेगा। सर हाँ, पहले जज ऑफ हाई कोर्ट बनो तभी तो सुप्रीम कोर्ट बनोगे। और या तो तुम्हें 10 साल तक कोई एडवोकेट होना चाहिए। क्या चीज? तुम 10 साल तक वकील हो। एडवोकेट मतलब होता है प्रैक्टिसिंग लॉयर। जो लॉयर क्या करता है, हाँ वकालत का काम करता है, उसे कहते हैं एडवोकेट। कम से कम कितना? 10 साल तक। और लास्ट में तुम प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। प्रेसिडेंट तुम्हें एक महान ज्यूरी का मेंबर मानता है। इन केसेस में तुम्हें बना दिया जाएगा, इन केसेस में तुम्हें क्वालिफाई मान लिया जाएगा फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आया? और कौन बनेगा? तो मैंने कहा जज बनाने के लिए क्या तरीका है, जो भी जज बनाना है उसके लिए क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल बहुत सिंपल है, जज बनाने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जज बनाने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कीवर्ड है कौन? प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ इंडिया? जज ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट कर रहा है? मैंने कहा प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम का है ना, एक्चुअली में प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहा है, अपॉइंट तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ ठप्पा लगा रहा है कि हाँ इसको बना दिया जाए, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर थोड़ा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, पर किससे सलाह लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन कंसल्टेशन विद जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किससे राय लेता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की ही बात सुनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही सब अपॉइंट होते हैं। जो देश का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जो देश का सबसे सीनियर, सबसे नॉलेजेबल, सबसे उम्रदराज जज होगा, वह अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होगा वह संजीव खन्ना जी हैं। वो कैसे बनाए गए हैं? ऐसे ही बनाए गए हैं। उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 65 ईयर। मतलब अगर उनकी एज अभी, एग्जांपल दे रहा हूं, उनकी एज अभी 63 ईयर है, ध्यान सुनिएगा, उनकी एज अगर अभी 63 ईयर है तो 65 एज जैसे ही पूरी होगी अपने आप उनको क्या करना होगा, उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी। हाँ, उनकी क्या खास बात है एज की? 65 ईयर। 65 ईयर के बाद वो अपने आप क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले भी चाहे तो रिटायर कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को लिख देना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, रिजाइन करना है, वो जा सकते हैं। और एडहॉक जजेस भी जमा सकते हैं, मतलब एडहॉक मतलब होता है टेम्पररी जजेस। आजकल कोर्ट में ना बहुत सारी तारीख पे तारीख चल रही है। क्या? बहुत सारे कोर्टों में क्या चल रही है? तारीख पे तारीख आ रही है। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है? फैसले बहुत डिले हो जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस है और नंबर ऑफ जजेस कम है। कोर्ट फैसला देने में कई बार साल लगा देती है कि फैसला बहुत डिलेड हो जाता है। तो इसलिए कोर्ट के फैसलों को निपटाने के लिए एडहॉक जजेस मतलब टेम्पररी जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस उन्हें अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इंपीचमेंट वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जज को भी निकाल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी निकालना हो तो वही प्रोसेस फॉलो करोगे जो प्रेसिडेंट को करते थे। हाँ, दी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज इंपीचमेंट। यही प्रोसेस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। क्या होता है इसमें होता है प्रूवन मिसकंडक्ट, बदतमीजी करना। क्या? बदतमीजी करना, मिसबिहेवियर करना, एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को न मानना। क्या नहीं करना? देश के बने संविधान का पालन न करना। जो देश का संविधान है उसको मानने से मना करना है। इन दो केसेस में क्या कर सकते हैं? इनको भी निकाल सकते हैं। तो क्या आज तक हमारे देश में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला गया है? जवाब है हाँ और नहीं भी। 1993 में, ध्यान सुनिएगा, 1993 में जज नाम थे, चीफ जज थे, नाम था जस्टिस रामास्वामी। क्या? वी रामास्वामी। 1993 में इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया। ये पहले जज थे जिनके खिलाफ कोर्ट में इंपीचमेंट लाया गया। पार्लियामेंट इसमें सपोर्ट नहीं इकट्ठा कर पाई, क्योंकि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। कितना? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए क्या हो गया, यह क्या हो गया, इनका इंपीचमेंट पूरा नहीं हो पाया। अब आता है सुप्रीम कोर्ट है कहां? सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस कहां है, उनका सेंटर कहां है? तो जवाब है न्यू दिल्ली। अब कैसे हम मदद करें? देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है कि जो जजेस है वो तो किसी के खिलाफ भी फैसला देते हैं। किसी बड़े आतंकवादी के खिलाफ फैसला देते हैं कि इस आतंकवादी को 5 साल की जेल। वो किसी मिनिस्टर के खिलाफ दे देते हैं कि इस मिनिस्टर को 50 लाख जुर्माना जमा करना पड़ेगा। या किसी बड़े माफिया डॉन, एग्जांपल है, किसी बड़े माफिया डॉन के खिलाफ लिख देते हैं जज लोग कि इस माफिया डॉन को फला तिहाड़ जेल में 10 साल की कैद। तो माफिया डॉन या वो बड़ा मंत्री या वो बड़ा पैसे वाला आदमी क्या जज को डरा नहीं सकता है? वो जज को हड़का नहीं सकता है? क्या वो जज को मरवा नहीं सकता है? क्या जज पे अपना कहते हैं ना हुक्म नहीं चलवा सकता है? अब जज क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ पैसा दे सकता है? जवाब है हाँ। क्या एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना सकता है? प्रधानमंत्री को सजा दे सकता है? अरे हाँ भाई हाँ। और प्रधानमंत्री से उसको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मतलब जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। भले प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, भले प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, पर जज इन सबसे ऊपर है, इन सबसे सुप्रीम है। क्योंकि एक बार अपॉइंट तो हो जाएगा, पर अब इस जज को आप निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए इंपीचमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही टायरिंग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब कि अब जब जिसके खिलाफ जो गलत है, देश का न्यायाधीश, देश के जज लोग क्या करेंगे, इम्पार्शियल होकर बिना डरे क्या करेंगे, उसके खिलाफ फैसला सुना देंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया गया कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह गई? आइए, ऐसा क्या कदम उठाया गया? पहला काम किया गया, जो जजेस का अपॉइंटमेंट है करेगा भली प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस
और काउंसिल मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, कर देगा, ये बात तो सही है। बट उसके बाद प्रेसिडेंट भी निकाल नहीं सकता ना। प्रेसिडेंट भी चाहेगा कि नहीं नहीं अब आप मेरा जज नहीं बनेंगे, तो प्रेसिडेंट की खेती नहीं है, प्रेसिडेंट के घर की खेती नहीं है कि आज बनाया कल निकाल देंगे, नहीं 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 नहीं, ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, बन गया बन गया। अब उसके पास पूरा पावर है, समझ गए। रिमूवल ऑफ द जज मैंने पहले बताया, रिमूवल ऑफ जज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, और प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर का नाम क्या है, हाँ लिखो भाई, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द इंप्रूवमेंट, सॉरी इंप्रूवमेंट बोला, फॉर द रिमूवल ऑफ द जज कॉल्ड, हाँ जज के रिमूवल के प्रोसीजर का नाम बताइए। और क्या खास बात है, हाँ लिखो भाई, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बता दिया, 65 इयर्स तक आते आते ही उसको रिमूव कर पाओगे, मतलब 65 ईयर तक उसकी पोस्ट सिक्योर है, उसकी सैलरी हम कम कर देंगे। प्रधानमंत्री डरा रहा है कि सुनो मेरे खिलाफ फैसला सुनो है तो तेरी सैलरी आधी कर देंगे, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों क्यों प्रधानमंत्री जजेस की सैलरी को कम नहीं कर पाएंगे, न प्रेसिडेंट कम कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी सैलरी जिस फंड से निकाली जाती है उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जब इनको सैलरी दी जाती है तो एक इस फंड से दी जाती है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड की खास बात क्या होती है, इस फंड को पार्लियामेंट में वोट के लिए नहीं डाला जाता है। मतलब जो ये फंड है क्या, CFI नाम का जो फंड है, इसमें जो पैसा है, इसमें जो फंड है वह कहां से आया है, जो गवर्नमेंट बजट से पैसा निकाल के इसमें ट्रांसफर करती है, इस पे डिबेट नहीं होता है। हाँ समझ गए, इस पर कोई वोटिंग नहीं होती कि क्या किया जाए। तो जब वोटिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, सैलरी कम नहीं कर सकता। बात करेंगे फ्रीडम, तो मैंने कहा जजेस के पास फ्रीडम है, जो चाहे फैसला ले लें, अपने डिसीजन को वो बिना डरे कह सकते हैं। उनके पास कोई डेंजर नहीं है उनके पर्सन का, उनकी प्रॉपर्टी का, उनको फेम का। मतलब ना उनको कोई चोट पहुंचा सकता है, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर सकता है। हाँ कोई दबंगई, कोई गुंडई, कोई माफियागिरी जज के साथ नहीं कर सकता है कि अरे जज की प्रॉपर्टी उठवा लेंगे या जज को ही मरवा देंगे। ना 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 ना, इतना आसान नहीं है। जज बहुत टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं, जज को बहुत सारी सुरक्षा मिलती है पुलिस की तरफ से, तो इसीलिए जज को अपने फैसले का भी डर नहीं है, क्योंकि उसके फैसले के खिलाफ कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मतलब पब्लिकली जाके चिल्ला करके अनाउंस नहीं कर सकता कि जज ने ये गलत किया, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ केस लग जाएगा। हाँ उसके बाद उसको भी जेल मिल जाएगी। समझ आया, कोर्ट के फैसले पर आप सम्मान कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं है आप उसके ऊपर कोर्ट में जाइए, बस यही रॉइस है। हाँ तुम्हें फैसला पसंद नहीं है, किसी जज का फैसला पसंद नहीं है, तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो पब्लिकली। तुम जा सकते हो पर ऊपर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, उससे बड़ी कोर्ट में। समझ में आया ना, बस ये कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर पब्लिक में डिफेम करोगे उसको तो तुम्हें क्या मिलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा तुम्हारे पर और 6 महीने की जेल और हो जाएगी उल्टा, तो तुम डबल नुकसान में आ जाओगे। समझ गए ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट क्या वेलना करना। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कम कर सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम कर सकता है? जवाब है हाँ, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक पर ऐसा नहीं हुआ भारत में, नो नो नो। हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में वह कम कर सकता है, बट हमारे देश में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है। एक ऐसी सिचुएशन जब देश में आर्थिक तंगी आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री या फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ द कंट्री इज लो, तब ऐसा कर सकता है। पर मैंने कहा आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है। भारत एक मजबूत शक्तिशाली पैसे के मामले में भी है, ठीक है। और क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कहानी बता चुका हूं तुमको कि कोर्ट किसी को पनिश कर सकती है। एंड लास्ट, कोर्ट का पूरा कंट्रोल होता है अपने प्रोसीजर में, वर्किंग में। इसका मतलब है कोर्ट किसी भी तरह के बाहर के एजेंसी के इन्फ्लुएंस से नहीं डरती है। न कोर्ट को मीडिया का डर है, न कोर्ट को किसी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का डर है। जुडिशियरी इज कंप्लीटली ऑन इट्स ओन, अपने ही अधिकार में जीती है, उसको किसी का डर नहीं है। बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की। ये शब्द जो है ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, पावर। क्या जुडिक्शन मतलब होता है पावर, कहते हैं न्याय का क्षेत्र। क्या 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 क्या, हाँ तो जुडिक्शन मींस पावर दैट द कोर्ट कैन एक्सरसाइज टू कैरी आउट एंड एनफोर्स देम। कहां तक कोर्ट अपना पावर चला सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, इसे कहते हैं क्या, जुडिक्शन। सबसे पहला पावर आता है ओरिजिनल जुडिक्शन। सर नाम में लिखा है ओरिजिनल, मतलब पहली बार। क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? कैन एन ऑर्डिनरी, जैसे मैं और आप एक आम नागरिक हैं, हम लोग कोई बहुत सुपर पावर वाले आदमी नहीं है, तो कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन गो टू सुप्रीम कोर्ट? क्या एक आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बताइए। अभी एक केस बताऊंगा, तुम्हारे होश फाख्ता हो जाएंगे। हाँ अभी एक केस बताऊंगा, ये केस तुमको सुना भी होगा तुमने। एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं रणवीर अलाहाबादिया, नाम सुना होगा इसका। क्यों बता रहा हूं केस, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक जगह एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। कोई यूट्यूब का कोई एक इवेंट था, या कोई क्या बोलते हैं, कोई गेम था ना, इंडियाज गॉट लेटेंट करके था ना। इस पे उन्होंने एक एब्यूजिव शब्दों का इस्तेमाल किया था, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, जो हेट पैदा करता है वीमेन के प्रति, जो एक कहते क्राइम टू दी वुमेन था। और इसके लिए कोर्ट ने उनको क्या किया, उनसे क्वेश्चन किया डायरेक्टली। उसका केस कहां चला, सुप्रीम कोर्ट में। शायद आपको पता हो, इसमें 2-3 और लोग थे, समय रैना थे शायद, आई थिंक, और आशीष चंद, नाम सुना है ना। ये बड़े पॉपुलर लोग हैं यूट्यूबर्स, और इन्होंने एक ऑफेंसिव लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि अपमानजनक है महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, इसका प्रयोग किया था। और इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई थी। हाँ हमारे देश में कोर्ट बड़ी पावरफुल है। कोई बदतमीजी करता है, कोई ऐसा काम करता है जो देश के नियम के, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको क्या करती है, सेल्फ अपने आप से उसके खिलाफ फैसला सुना सकती है। तो डायरेक्टली कोर्ट में केस चला, कहां, लोअर कोर्ट में केस नहीं चला इन लोगों का, सुप्रीम कोर्ट में। वहां जाके इनको लिखित माफी मांगनी पड़ी, सशर्त माफ मांगना पड़ा, घुटने टेकना पड़ा, वरना कोर्ट उनको लगाती चपक चपक। पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ ये केस सुना होगा आपने, नहीं सुना था तो प्लीज जानिएगा जरूर। तो आपके देश में
आपके देश में सर्वशक्तिशाली कौन है मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट है सर्वशक्तिशाली। कोई भी काम जो आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जो भी संविधान को तोड़ेगा, कोर्ट उसको तोड़ डालेगी, हाँ फोड़ डालेगी। अब आप समझ जाइए, कोर्ट किसी को नहीं माफ करती है, याद रखिएगा। कोई भी वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कोर्ट को किसी से डर नहीं है। आप समझ में आया हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम कितना अच्छा है, हमें गर्व करना चाहिए। तो ओरिजिनल जुडिक्शन, क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं? तो जवाब है यस यस यस। एक इंडिविजुअल भी जा सकता है, जब उसका फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, तो हम भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट नॉर्मल जिंदगी में नहीं, नॉर्मल जिंदगी में नहीं। तुम्हारा तुम्हारे पड़ोस के साथ झगड़ा हो गया, एग्जांपल है, तुम्हारा तुम्हारे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे? बताओ, यू एंड योर नेबर आर इनटू सम क्वारल, कोई भी प्रॉपर्टी का क्वारल है, कोई भी एग्जांपल है, तुम और तुम्हारे पड़ोस में झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गई है, बताओ कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो जुडिक्शन क्या है? मैंने कहा पावर है, तो कोर्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कब कब जा सकते हैं? पहला एग्जांपल है, अगर सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो जाए, जैसे दो स्टेट झगड़ा कर रहे हैं, जैसे कावेरी के पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तमिलनाडु और केरला वाले एग्जांपल है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या दो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट में हो जाए। मतलब एग्जांपल देता हूं कि वेस्ट बंगाल और दिल्ली सरकार आपस में नाराज चल रही है, दिल्ली सरकार वेस्ट बंगाल को मदद नहीं कर रही है और वेस्ट बंगाल सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार से नाराज चल रही है, तो क्या दोनों दूसरे केस कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और केस कहां करेंगे? हाई कोर्ट तो कर नहीं सकते, तो जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। समझ आया? और दो स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, मैंने कहा था तुम्हारा मेरा 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जैसे एग्जांपल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अधिकार है बोलने का, और हमारा मुंह बंद कर दिया जा रहा है, हमारे मुंह में टेप लगा दिया जा रहा है, हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रहा है। जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन हमारे साथ जोर जबरदस्ती होगी, हमारी बातें नहीं सुनने दी जाएगी, हमें हमारे लिखने नहीं दिया जाएगा, हमें बोलने दिया जाएगा, हमें एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाएगा, हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से भी क्या कर सकती है? केस ट्रांसफर करा सकती है, पर शर्त एक ही है। लोअर कोर्ट मतलब समझ गए ना, जो नीचे की कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, कब ट्रांसफर कराएगी? जब उस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस होगा। कीवर्ड क्या है? नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के मामलों में दखल नहीं देती है, लोअर कोर्ट जो काम कर रहा है करते रहे। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मामला है जो देश को असर कर सकता है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को कहेगी भैया ये काम आप मत करिए, यह काम मुझे करने दीजिए, यह काम आप मुझे करने दीजिए। बात समझ में आया? उस कोर्ट को वह काम छीन करके, उससे वह फैसला छीन करके सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर फैसला देती है। समझ में आया? ट्रांसफर कर देती है केस। और कब हो सकता है? जब क्या हो? कानून का इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। मैंने कहा था हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ही क्या करती है? इसमें डिसाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक क्या बताया? ओरिजिनल जुडिक्शन बताया, ओरिजिनल केस बताया। मैंने कहा वो केस जो फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर क्या सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस वाले केस जाएंगे? अब इमेजिन करिए हम लोग गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसी का किसी लैंड पे डिस्प्यूट हो गया, कोई भी एक झगड़ा हो गया, तो तुम कहां जाओगे? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी? फैसला दे देगी। अब तुम उसके फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम ना 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 मैं ये फैसला नहीं मानूंगा, तब क्या होगा? कहां जाएंगे उसके बाद? अगर तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तुम जाओगे हाई कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन है? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके शहर में है, हाई कोर्ट आपके स्टेट में है। पूरे स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी फैसला दे दिया, तुम वहां भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ना 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 मैं हाई कोर्ट के खिलाफ जाऊंगा, हाई कोर्ट का फैसला मुझे पसंद नहीं है, तब कहां जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कहते हैं अपील। अपील क्या? अपील। मैं अब इस फैसले के खिलाफ जाऊंगा, इसे कहते हैं अपील करना। क्या? अपील करना। और हम कर सकते हैं अपील, हम कर सकते हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं अपीलेट जुडिक्शन। समझ आया? अपीलेट जुडिक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई फैसला सुनाया गया, हमें कोर्ट ने फैसला सुनाया और हम उस फैसले के से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस फैसले के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी बात फिर सुनी जाए, मेरे इस फैसले को फिर से सुना जाए और मैं इसके खिलाफ अपील करता हूं। समझ में आया? और कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ फाइनल अपील है। इसके ऊपर भगवान से अपील कर सकते हैं कि हे प्रभु मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरी रक्षा करो, बस, और कोई नहीं उसके ऊपर। मतलब समझ आया? हाईएस्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में क्या चीज? संविधान, हमारे देश का जो कानून है बना, संविधान है, उसके केसेस में कर सकती है। शर्त क्या चाहिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए। कीवर्ड क्या है? सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफिकेट। ऑल केसेस वेयर अ सर्टिफिकेट इज इशूड बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो क्या कर सकती है? एक सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। क्या जारी करेगी? सर्टिफिकेट। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक सर्टिफिकेट देगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ही जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। बात समझ आया? कौन देगा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट कौन देगा? हाई कोर्ट देगा। ठीक है, और क्यों देगा? हाई कोर्ट क्यों देगा? हाई कोर्ट दिखाएगा कि ये मैटर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ के लिए है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, इसीलिए हाई कोर्ट उसको फैसला दे सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है। कभी कभी कुछ केस होते हैं जिनको हम कहते हैं सिविल केसेस। सर ये सिविल मैटर्स क्या होते हैं? मैंने कहा था वो मैटर्स जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो, फैमिली से रिलेटेड मैटर हो, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हो, विल से रिलेटेड मैटर हो, समथिंग विच डज नॉट कॉज हर्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, किसी की जान जिसमें न जा रही हो, मारकाट जिसमें न मच रही हो, किसी को आप क्या कर रहे हैं इमोशनली या फिजिकली क्या कर रहे हैं, टॉर्चर या परेशान नहीं कर रहे हैं, उस केसेस को क्या बोलते हैं?
उस केस को बोलते हैं हम लोग सिविल केस। बात समझ आया? तो सिविल केसेस मतलब फैमिली वाला, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, डाइवोर्स का केस बताया, विल का, वसीयत का मामला है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट के पास जा सकते हैं। हाईकोर्ट में सर्टिफिकेट दे सकता है। कब कब दे सकता है? जब देखेगा कि यह क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है। अगेन हाईकोर्ट देखेगा कि यह फैसला आम जनता के, सबके हित का मामला है, तो वह सर्टिफिकेट दे देता है। और या तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। हाईकोर्ट को लगता है कि यह क्वेश्चन जो कोर्ट में लिया जा रहा है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए ही ठीक रहेगा और कोर्टों के लिए बेटर नहीं होगा, तो यह दोनों केसेस में हाईकोर्ट क्या करती है, हाईकोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करती है और हम जाकर के अपील कर सकते हैं। शर्त है हाईकोर्ट का क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए, कभी कभी केस आते हैं जिसको कहते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस मतलब होता है आपराधिक मामला। सर ये क्या होता है? अगर कोई हम ऐसा काम करें जिससे किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी को खतरा हो, समथिंग व्हिच कॉजेस हर्ट टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, किसी का मर्डर, डकैती, किडनैप, रेप, ये सब क्या है, मोलेस्टेशन, ये सब क्या है भाई, अटैक कर रहे हो किसी पे आप, ये सब खतरनाक केस है, एकदम नहीं करना है, क्योंकि इस पे क्रिमिनल केस लगता है। क्रिमिनल केस में जेल होती है, सिविल केस में जेल नहीं होती है। सिविल केस में सिर्फ सजा सुनाई जाती है। बात समझ आ रहा है? क्रिमिनल केस में ज्यादातर में जेल हो जाती है, याद रखो। तो क्रिमिनल केस ज्यादा सीरियस ऑफेंस माने गए हैं। बात समझ आ रही है? सिविल केस इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं, शादी नहीं चल रही है उनकी, तो झगड़ा डाइवोर्स देना चाहते हैं, तो वो क्रिमिनल केस थोड़ा है, दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, डाइवोर्स का केस करा लो भैया। पर कहां जाओगे? तो मैंने कहा सिविल केस में जाओगे। बात समझ आया? पर यहां पर तो मैंने कहा मर्डर है, डकैती है, कौन सा केस है? कहने का क्रिमिनल केस है। अब क्रिमिनल केस है तो उसमें दो तरह के केस होंगे। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्यों क्यों क्यों? हाई कोर्ट से कोई परमिशन नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की। नहीं, कब अगर ऐसा हो कि हाई कोर्ट ने खुद क्या किया है, उसका जजमेंट रिवर्स कर दिया है, हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। जैसे किसी को अपराधी को सजा मिली थी कि जाओ तुम्हें ताउम्र जेल है, ध्यान सुनिएगा, तुमको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जाओ तुम सजा माफ है, जाओ छुट्टी तुम्हें। तो क्या कर दिया आपने? केस रिवर्स कर दिया, सजा रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट के पास पावर है ऐसा करने की। अगर हाई कोर्ट ऐसा करती है, जजमेंट रिवर्स करती है लोअर कोर्ट का, तो भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं, अपील टू सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? जब कोई केस विड्रॉ कर लिया जाए बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करे? वह केस को खुद विड्रॉ कर ले, बोले हम इस केस को लोअर कोर्ट से विड्रॉ करते हैं, तो भी वह केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किसी सर्टिफिकेट, किसी परमिशन ऑफ हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये क्रिमिनल केस कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। बस समझ आ गई? पर कभी कभी क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट लेना पड़ता है। कभी कभी सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट लेना पड़ता है। हाई कोर्ट उसको देखते हुए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, उस बेसिस पे सर्टिफिकेट दे सकती है। बात समझ आया? तो सुप्रीम कोर्ट की खुद की बात करें, सुप्रीम कोर्ट इवन अपने दिए फैसले को, खुद के दिए फैसले को स्क्वैश कर सकता है, दूसरे जजेस के, ट्राइब्यूनल के दिए फैसले को स्क्वैश कर सकता है। स्क्वैश मतलब होता है कैंसिल कर सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सर्वशक्तिशाली है, सबसे ऊपर है। अगर किसी ट्राइब्यूनल ने, किसी लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ना कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, या उसके पास पावर है। समझ में आया कि नहीं? कब ऐसा करेगा? जब उसे लगेगा कि ट्राइब्यूनल के पास इतना अधिकार ही नहीं था। हर ट्राइब्यूनल के पास अपने खुद के पावर्स है, तो अगर कोई ट्राइब्यूनल, कोई कोर्ट अपने उस पावर को एक्सीड करता है, तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उस केस को क्या करता है? नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। समझ आया? अब बताइए केस आता है जिसका नाम है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने कहा हम लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स बहुत पहले से मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी नाम का भी एक फंडामेंटल राइट था, पर इसको हटा दिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है। अब 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अगर किसी के राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उस राइट को दिलवाने के लिए एक रिट जारी करती है। रिट मतलब होता है लिखित आदेश। सोचिए, चीफ जस्टिस ऊपर से लिखित ऑर्डर जारी करता है। यह ऑर्डर किसी के खिलाफ भी हो सकता है, पुलिस के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, किसी भी ऑफिशियल के खिलाफ हो सकता है। क्या हो सकता है? रिट। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोहिबिट करता है स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज व्हिच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स। मैंने कई बार एग्जांपल दिया था, आज फिर एग्जांपल देता हूं कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने तुम्हारी लॉ बना दिया कि सारे बॉयज, ध्यान से सुनिएगा, बॉयज जो भी सुन रहे हैं यहां पर ध्यान सुनिएगा, सारे बॉयज को अब स्कूलों में नाम नहीं लिखाने की जरूरत है। वह अब क्या करेंगे? सीधे फैक्ट्री में जाएंगे, काम करेंगे। मान लेते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है, तेरा बुरा मत मानना, समझना पहली बात को। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कानून बनाया, कहा ऑल बॉयज हैव टू गो टू वर्कशॉप, फैक्ट्रीज टू वर्क, दे विल नाउ नो मोर गो टू स्कूल। अब उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्या करेंगे? काम करेंगे, सिर्फ नौकरियां करेंगे। अब वो ऑफिस में जाएंगे, फैक्ट्रीज में जाएंगे, नौकरियां करेंगे। क्या आप बताइए, क्या यह फंडामेंटल राइट छीनना नहीं हुआ? बच्चों के पास एक फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नाम सुना है इस राइट का? हाँ, हमारे और आपके पास एक राइट है, नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इस राइट के तहत आपको अपनी कल्चर को सीखने का अधिकार है, आपको आगे स्कूल जाना, पढ़ाई करना का अधिकार है, राइट मिला हुआ है। ये राइट टू एजुकेशन का नाम का कानून है आपका। तो अगर कानून बन भी जाएगा, बनाने में क्या दिक्कत है? मेजॉरिटी है, सरकार बना सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इस कानून को कैंसिल कर देगी, नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हाँ, आपके मेरे फंडामेंटल राइट्स की रखवाला है। आपका और मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट छीन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दे रहा है, कोई मंत्री नहीं दे रहा है।
हमें राइट्स प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, हमारे राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, भारत का संविधान दे रहा है, तो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। बात समझ आ गई? और इसके लिए वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपका राइट दिलवाने के लिए, आपको आपका हक, साडा हक हत्थे रख, तो हमारा हक यहां रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। और रिट में कौन सा रिट है, हेबियस कॉर्पस, मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इसका मतलब है अगर किसी की बॉडी लीगली या इलीगली डिटेन कर ली गई है, इसका मतलब है किसी को कैद कर लिया गया है, जिंदा या मुर्दा कहीं छुपा दिया गया है, तो उसकी बॉडी उनको वापस देनी होगी। नहीं रख सकते अपने पास, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस क्यों ना हो, उनको देना पड़ेगा। नाम है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है बॉडी दो, जिंदा या मुर्दा दो, वापस लौटाओ। अब है मेंडेमस, मतलब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है, ऑर्डर करती है लोअर कोर्ट को कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी परफॉर्म करे। कभी कभी क्या होता है, लोअर कोर्ट्स कुछ काम अगर लगता है कम कर रही हैं, तो उनको वो आदेश दे सकती है कि वो पर्टिकुलर काम को संभाले। इसे कहते हैं क्या, मेंडेमस। फिर है प्रोहिबिशन। इस समय सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि आप अपने यहां इस पर्टिकुलर केस की प्रोसीडिंग्स मत चलाइए। क्यों? हो सकता है कि लोअर कोर्ट के पास उसका प्रोसीडिंग संभालने के लिए इतना पावर नहीं है, उसका जुडिक्शन नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये लोअर कोर्ट के जुडिक्शन में आता है कि नहीं आता है। अगर लोग को लगता है ये मैटर लोअर कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये केस आप बंद करिए अपने पास से, और ये केस क्या करिए, मेरे पास भेज दीजिए। प्रोहिबिशन, मना कर देगी कि ये आपके जुडिक्शन में नहीं है। सोच लीजिए क्या कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, याद रखिएगा, सुपरवाइजन कंट्रोल करती है सारे देश के जुडिशरी सिस्टम को। और क्या कर सकता है, सेरिटोरी। ये सेरिटोरी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट इस बार ऑर्डर देती है लोअर कोर्ट्स को कि आप मुझे इंफॉर्म करिए व्हाट इज गोइंग ऑन। कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे चल रहे होते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस जो, जैसे एग्जांपल है, इलाहाबाद में केस चल रहा था बाबरी मस्जिद वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाबरी मस्जिद से रिलेटेड केस को इलाहाबाद की बेंच में चलाया जा रहा था, लखनऊ बेंच में चला जा रहा था, मतलब हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे रखा था सेरिटोरी, मतलब कि इसमें क्या फैसला आ रहा है, क्या कोर्ट डिसाइड कर रही है, हमें हर बार क्या करिए, पल पल की क्या करिए, इंफॉर्मेशन भेजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को आदेश दे सकती है कि कीप मी इन्फॉर्म, आप क्या जजमेंट ले रहे हैं, आप मुझे क्या करिए, इसकी रिपोर्ट भेजते रहिए। हाँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद भी क्या करती है, इन फैसलों पर नजर रखती है, कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट करती है। और एक है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है किस आदेश से, बाय व्हाट ऑर्डर। एग्जांपल के रूप में अगर कोई गवर्नमेंट का पोस्ट है, एग्जांपल के रूप में वैसे एक गवर्नमेंट का पोस्ट है स्टेशन मास्टर का। अब स्टेशन मास्टर के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जॉब के अप्लाई किया, पर एक व्यक्ति जो कि कम क्वालिफाइड था और एक व्यक्ति जो ज्यादा क्वालिफाइड था, जो ज्यादा क्वालिफाइड था उसको नौकरी नहीं मिली, कम क्वालिफाइड को नौकरी मिल गई। तब अब क्या होगा, ये क्या करेगा बेचारा, रोएगा, मुझे नौकरी नहीं मिली। नहीं नहीं, ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा पता करने के लिए कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, जबकि मैं इससे ज्यादा क्वालिफाइड हूं, एजुकेटेड भी ज्यादा हूं, मेरे पास डिग्री भी ज्यादा है, नॉलेज भी ज्यादा है, मेरा एग्जाम भी ज्यादा अच्छा आया, स्कोर भी ज्यादा अच्छा आया, फिर भी मुझे पोस्ट ऑफ रेलवे मास्टर इसको क्यों मिल गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक ऑर्डर जारी करेगी, नाम है क्यू वारंटो, जिसमें वो पता लगाएगी कि जिसने इस ऑफिस को यूसर्प किया, यूसर्प मतलब होता है किसी ऑफिस को जबरी कब्जे में कर लेना, तो ये जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति था, इसने अगर पोस्ट में कब्जा कर लिया है, भाई हो सकता है इसका परिचय हो, इसके रिश्तेदार हो, तो इसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपको पोस्ट दी गई है, आप बताइए किस ऑर्डर से आपको पोस्ट दी गई है। तो क्या करना पड़ता है, अगर कोई पर्सन ने यूसर्प कर लिया, यूसर्प मतलब समझते हो, किसी पोस्ट को क्या कर लेना, जबरी हथिया लेना, अपने पावर के द्वारा, अपने पहचान के द्वारा, अपनी पोजीशन के द्वारा, उसे कहते हैं यूसर्प ऑफिस। तो उस व्यक्ति की पोस्ट को उसको साबित करना पड़ेगा कि किस ऑर्डर से तुम्हें ये वाली पोस्ट मिली है। अल्टीमेटली इसको उसका हक मिल जाएगा। समझ आया, जो ऊपर है, जो ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको हक मिल जाएगा। इसे कहते हैं क्या, क्यू वारंटो। सोच लीजिए क्या कहना चाहता हूं, अगर कोई पब्लिक ऑफिस को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टेशन मास्टर, वो पब्लिक ऑफिस था ना, किसी सरकारी पद को कोई रॉन्गफुली होल्ड कर रहा है, तो उसकी पोजीशन चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर होता है जिसका नाम होता है एडवाइस करना, राय देना। सुप्रीम कोर्ट को राय किसको देनी होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैन टेक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसी लीगल मैटर पर, किसी मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पर प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट राय देगा भी, सलाह देगा भी, रिकमेंडेशन देगा भी, पर प्रेसिडेंट को मानना ना मानना उसकी मर्जी है। तो इसका मतलब है एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट, किसको, प्रेसिडेंट को देगा, बट इट इज अप टू द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। फिर आता है रिवाइजरी जुडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 135 में कहता है, आर्टिकल 135 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। क्या, अपने जो उसने फैसले दिए हैं, अगर उस फैसले में कुछ कमी रह गई है, उसको लगता है, बाद में भी लगता है, फैसला दे देने के बाद, सजा सुधा देने के बाद, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिटर्न कर सकता है। क्या, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उस फैसले को सुधारा जा सकता है। इसे कहते हैं रिवाइज करना। यह बड़ा एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, बड़ा एक्सक्लूसिव पावर है। अगर कोई एरर हो गई है जजमेंट में तो वापस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, याद करिए, जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, हमारे संविधान का, जिससे हमारे देश चल रहा है। याद रखिएगा, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ बाय विच अ कंट्री इज गवर्न्ड इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसका मीनिंग बताया जा रहा है, वो सही है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन अपने हाथ में रखता है। कोई भी काम जो क्या करता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना कर ले, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना कर ले, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सुपर पावर है, ऐसा पावर किसी और के पास नहीं है। क्या, अगर कोई मंत्रालय, कोई मंत्री, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करता है, कोई ऐसा फैसला लेता है जो कि देश में
देश के फायदे में नहीं है, कानून को तोड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को का प्रोविजन को पार कर देता है, लांघ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तंगियां तोड़ देती है। समझ में आया मतलब? आप समझ में आया इस भाषा में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। तो जुडिशियल रिव्यू इसलिए जरूरी है ताकि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उसका सही फैसला लिया जाए, उस पर सही हक सुनाया जाए। लेजिस्लेचर के पास कई बार क्या होता है, इतना कानून बनाने वालों में कई बार हमेशा तो नहीं कि वो इम्पार्शियली हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या करता है, वो बहुत ध्यान देता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जितने भी जजमेंट लिए गए सुप्रीम कोर्ट के, जो भी फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है प्रूफ के रूप में, ठीक है, ताकि जब अगली बार सिमिलर केस आए तो ये एक टेस्टिमेंट के रूप में, ऐसे रिकॉर्ड के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाए। यही सेम अगर दोबारा कभी केस आया आने वाले समय में, तो जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इसी को क्या करते हैं, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं कि पिछली बार यह केस हुआ था और आपने जज साहब ये फैसला सुनाया था, देख लीजिए सर, जज साहब ये फैसला है, लिखित फैसला होता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो इट एक्ट एज अ प्रूफ, इट एक्ट एज एन एविडेंस फॉर द फ्यूचर। बात समझ में आया? इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी फंक्शन होता है, इसके अपने खुद के स्टाफ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा ऑफिस है भाई, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन होने हैं, तो इसके खुद के अपने स्टाफ होते हैं। इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस की, एडवोकेट कैसे अपीयर करेंगे, क्या एडवोकेट के बाद ड्रेस कोड होगा, किस समय एडवोकेट खुलेगा, किस समय बंद होगा, कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगी। हाँ, सारे कोर्ट के प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करती है।